गुड इवनिंग एवरीवन। आज तक अपने जो है इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा पढ़ाई की बात करते आए। मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, उस बाद में आपको अराउंड 6 के करीब क्वेश्चन देती हूँ और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज एक छोटा सा सरप्राइज है आप सब लोगों के लिए। थोड़ा सा मोटिवेशन ऐड करना है आप लोगों की पढ़ाई के अंदर। ठीक है। इस बार का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर एक टॉपर रही थी, रैंक 15, अवंतिका जी, जो मेरी बैचमेट भी रही हैं। वो पहले एमओ थी और अभी उनका अपग्रेड हो गया है और वो एसडीएम बन गई हैं। बाकी टॉपर्स की तरह नहीं है, एकदम काम कंपोज्ड है, एकदम डाउन टू अर्थ। यूएसए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए प्रिपरेशन किया तब जाके मेरा अभी आरएस हुआ। ऐसे आपको राय नहीं देगी, जो है एक्चुअल के अंदर वो चीज़ आपको बताएंगी। तो मैं अभी स्टेज पे इनवाइट करना चाहती हूँ अवंतिका जी को। प्लीज मैम आ जाओ। थैंक यू मैम। वेलकम। तो पहले तो सबसे पहले तो मैं मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी। मैम आपको थैंक बहुत यू। बहुत बधाई। अक्सर हम देखते हैं कि किसी का सिलेक्शन होता है और अगर वो रिजर्व कैटेगरी से होता है तो लोग बोलते हैं कि अरे उसके ऊपर तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट था तो उसका सिलेक्शन हुआ। इन सब बंधनों को तोड़ते हुए, सारे लोगों का मुंह बंद करते हुए मैम ने 15th रैंक हासिल की है। जनरल कैटेगरी से अपनी सीट जो है वो लिए, तो इसके लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। और संस्थान की तरफ से मैम छोटा सा गिफ्ट आपको, एक एसडीएम को इससे प्यारा गिफ्ट और क्या दिया जा सकता थैंक यू। है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं इस उपलक्ष्य में। और ये छोटे से मैम मुंह मीठा करने के लिए आपको और एक बुक। हो गया। ये तो आपको देनी थी मुझे। यहाँ पे कोई बात नहीं। ये अवंतिका जी हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले कदम से लेकर अभी तक मैंने ही इन्हें पढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मेरा या फिर संस्थान का इनके प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत थोड़ा सा है। बहुत ज़्यादा मेहनत इनकी खुद की है, सारी लगन, पूरा फोकस वगैरह इनका खुद का है। फिर भी जहाँ से भी, जिधर से भी इन्होंने पढ़ा सीखा वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ जनरल क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बोर्ड पे मैम के लिए लिख दिए हैं, वो एक एक करके आपको बताएंगी। उसके अलावा भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैम आपको ज़रूर से रिप्लाई देंगे। ठीक है मैम, तो मैं ये स्टेज आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड मैम इधर से कर देना आप, और एक एक करके एक क्वेश्चन है वो आप आंसर करते जाना। थैंक यू। सबसे पहले तो कृतिका मैम को धन्यवाद। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे अवसर मिला। तो मैं सभी अपने छोटे भाई बहनों को मेरी कोई जो छोटी सी जर्नी रही है उसके बारे में बताना चाहूँगी। और ये जो हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब पर या जहाँ भी स्ट्रीम हो रहा है वहाँ आप कमेंट सेक्शन में डालिए और मुझ तक पहुँचाइए ताकि मैं आपके जो क्वेरीज हैं उनका समाधान कर सकूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रैंक 1348 से रैंक 15 तक आप कैसे आए? तो मैं बताना चाहूँगी कि आरएस 2021 में मेरी रैंक जो है 1348 रही और कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट अलॉट हुई थी। मैं उस रिजल्ट से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी। मैं जो मेहनत की उस हिसाब से मुझे परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। तो जैसे ही 17 नवंबर 2023 को रिजल्ट आया, 19 नवंबर 2023 को मैं फिर से वापस लग गई। मेरा 23 वाला प्री क्लियर था। तो मैंने सोचा कि इस बार अपने पास एक और मौका है और अपनी मेहनत को दुगुनी करते हैं ताकि अपने जो कुछ चीज़ें जो टैग के साथ चल रही थी मेरे रिजर्वेशन वाली वो दूर हो सके। तो इसी की तरफ मैंने प्रयास किया और जनवरी तक का पहले मेरा टारगेट था। जब डेट जो शेड्यूल जनवरी में थी मेंस की, उसमें मैंने मेरे हिसाब से काम करने की कोशिश की। और जैसे ही डेट जो पोस्टपोन हुई और जुलाई में जो पेपर हुआ तो वो मुझे जो 6 महीने का टाइम वो मेरा गोल्डन टाइम लगा और उसमें मैंने जो चीज़ें की, जो मुझे फील हुआ, जो मेरे 21 के टाइम में कुछ कमियां रही तैयारी के दौरान, उन सबको सुधारने की कोशिश की। और अंततः जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मेरी रैंक आरएस 2023 में 15वीं आई। इसकी मैं पूरी स्ट्रेटजी और जो भी मैंने महसूस किया तैयारी के दौरान मैं वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्री की स्ट्रेटजी क्या रही आपकी? तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने RS 21, RS 23 और RS 24 तीनों प्री दिए। तीनों में मेरे 100+ मार्क्स रहे हैं और
स्ट्रेटजी की यदि बात की जाए तो प्री में जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, मैथ और करंट, तो ये जो टॉपिक हैं ये मैंने जहाँ से कवर किए मैं उनको आपको एक बुक लिस्ट के टाइप में बताना चाहूँगी। हिस्ट्री जो है वो राजस्थान की मैंने 6th to 12th जो आरबीएससी की बुक्स है वहाँ से की है, और उसके अलावा जो हरिमोहन सक्सेना जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है हुकुमचंद जैन की, उनको पढ़ा मैंने। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने जो पुरानी एनसीईआरटी है वो पढ़ी, नई वाली एनसीईआरटी भी पढ़ी। उसके साथ ही किरण पब्लिकेशन की एक गाइड आती है वो मैंने पढ़ी थी, उसमें फैक्ट बेसिस पे ही होता है पूरा, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही। उसके अलावा यदि इकोनॉमिक सर्वे जो इकोनॉमिक्स के लिए बात की जाए तो राजस्थान और इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे जो हमारे सिलेबस के पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़े। और जियो की यदि बात की जाए तो जियो में राजस्थान जियो हरिमोहन सक्सेना से की है मैंने। उसके अलावा इंडियन जियो जो है वो एनसीईआरटी से की है, और वर्ल्ड जियो भी एनसीईआरटी से की है। उसके अलावा यदि साइंस की बात की जाए तो साइंस मैंने पूरी एनसीईआरटी से कवर की है, और करंट के लिए मैंने विजन जो पीटी 365 वाली बुकलेट आती है उनकी 6 महीने की और मंथली दोनों, उनको मैंने उनकी हेल्प ली थी मैंने। मैथ की यदि मैं बात करूं तो मैथ की मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, रात को सोने से पहले 1 घंटे 1.5 घंटे मेरी प्रैक्टिस रहती थी, और मैंने आर.एस. अग्रवाल जो बुक आती है उससे जो मैथ है वो मेरी पूरी कवर की थी। और करंट के टॉपिक्स की बात करें तो करंट मैंने जो इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी आती है मंथली वो पढ़ी थी। उसके अलावा मूमल का भी मैंने हेल्प ली थी बहुत सारा। ये मेरी प्री की स्ट्रेटजी है। और पेपर अटेम्प्ट करने की बात करें तो आप जो है नेगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश कीजिए। आप जैसे हम देखते हैं कि 150 में से हमें मान लो 80 क्वेश्चन ही आ रहे हैं पहले राउंड में, तो आप 80 ही कीजिए। उसके बाद आप जो है जहाँ पे आपको 50-50 हो, जहाँ आपको 2 पे डाउट हो, वहाँ आप रिस्क लीजिए। 3 वालों पे और 4 वालों पे तो रिस्क लेने का कोई सेंस ही नहीं है। 3 वालों पे भी आप कोशिश कम कीजिए कि आप वहाँ तुक्के लगाएँ। जो प्रॉपर आ रहे हैं वो कीजिए, उसके अलावा 2 वालों पर आप जो है रिस्क ले सकते हैं। इससे आपका जो प्रीलिम्स है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। यदि किसी की मैथ वीक है तो कोशिश करें, वीक तो आप खैर कोई सब्जेक्ट अपना ना ही रखें, जो वीक है उसे सबसे पहले उठाएँ। जैसे मेरा हमेशा से ये रहा है कि मेरा जो सब्जेक्ट वीक है वो मैं सबसे पहले करती हूँ और उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना लेती हूँ कि वो बाकी जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है कॉमर्स का रहा है, मैंने बीकॉम किए तो मेरे लिए सारे सब्जेक्ट नए थे जो आरएस के सिलेबस में है, तो मेरा तो हर सब्जेक्ट ही वीक रहा है। लेकिन धीरे-धीरे मैंने हर सब्जेक्ट पर 1 बाय 1 काम किया, और उसके बाद जो है मेरा हर सब्जेक्ट जो है अच्छा हो गया, मतलब मेरे सारे सब्जेक्ट एवरेज और अच्छे रहे हैं, वीक मैंने मेरा कोई सा नहीं छोड़ा। तो आप भी कोशिश कीजिए कि यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट वीक रहा है, तो आप सबसे पहले उसे उठाइए और उसे सबसे ज़्यादा पढ़िए, ताकि जब तक पेपर आए तब तक आप उसी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला रहेगा। और उसके बाद यदि बात करें मेंस की स्ट्रेटजी क्या रही, तो मेंस की मैं यदि मेरी बात करूँ, 2021 में मुझे जो है लिखने का ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे लिखा जाता है और कैसे क्वेश्चन समझा जाता है, मैं बस लिखती थी। लिखने के हिसाब से मैं हाँ, कॉपी भर देती थी और उस हिसाब से ठीक-ठाक मार्क्स भी मिल गए मुझे। लेकिन जब रिज़ल्ट आया और जब मैंने 21 वाली कॉपीज़ देखी मेरी, तो मैंने एनालिसिस किया कि आरपीएससी कुछ और डिमांड कर रही है, जो हम लिख रहे हैं वो नहीं चाह रही। आरपीएससी क्या चाह रही है, मैंने उस हिसाब से काम करने की कोशिश की। मेंस की स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं यदि बात करूँ, तो आप जितना ज़्यादा लिख सकें, उतना लिखने का प्रयास कीजिए। आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यदि मेरी बात कहूँ तो मैं हर संडे को कम से कम 4 पेपर लिखती थी। हाँ, बहुत बार ऐसा भी लगा कि हाथ दर्द हो रहे हैं, नहीं लिखा जा रहा, लेकिन फिर भी खुद को जो है अपनी लिमिट से आगे लेके जाती थी, और सुबह से शाम तक मैं 4 पेपर लिखती थी 3-3 घंटे के, तब जाके मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि हाँ, आज मैंने कुछ किया है। तो ये तो संडे टू संडे का मेरा रूटीन रहता था। उसके अलावा डेली आंसर राइटिंग का भी रहा, जैसे पेपर 4 को मैं हमेशा 4 घंटे देती थी, 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे इंग्लिश, उसमें भी 1-1, डेढ़-डेढ़ घंटा पढ़ना और आधा-आधा घंटा लिखना। इसमें जो राइज इंस्टीट्यूट के जो पेपर 4 के नोट्स हैं वो मेरे काफ़ी हेल्पफुल रहे। और ये जैसे पल्लवन जो है राइज के हैं वो मैं डेली पढ़ा करती थी। उसमें जो लाइन्स आती थी, जो उनके कोटेशंस आते थे, हर दिन नए टॉपिक मिलते थे मुझे। इससे मुझे पेपर 4 में काफ़ी हेल्प मिली। इसके अलावा पेपर 1, 2 और 3 की बात करें, तो पेपर 1 में भी आप वही है, जो टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़िए
और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप आंसर्स लिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उतनी ही आपको हेल्प मिलेगी। अभी जैसे कृतिका मैडम करवा रहे हैं, हर दिन एक टॉपिक के 6 क्वेश्चन्स आपको दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका मैं मानती हूँ। क्योंकि मेरे टाइम जब मैंने तैयारी की तो ऐसा कोई सोर्स मेरे पास नहीं था, तो मैं मेरे हिसाब से देखती थी कि हाँ, मुझे ऐसे लिखना है, ऐसे करना है। जबकि आपको तो ये चीज़ें आप करी कराई मिल रही है। जब कृतिका मैडम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप इसका पूरा जो है फ़ायदा उठाइए, ताकि आपको जो है अगले अटेम्प्ट तक जो है ना निर्भर रहना पड़े। जैसे मुझे 2 अटेम्प्ट लगे, वैसे आपको ना लगे और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकें। डेली आंसर राइटिंग ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, डेली जितना लिखेंगे उतना कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है लिखने की प्रैक्टिस ही हमारे काम आने वाली है मेंस में। और आप अपना मेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको इंटरव्यू पर ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े। जैसा मैं बताऊँ मेरा, तो मैंने इस बार यही सोचा था कि मैं मेरा मेंस इतना अच्छे से करूँगी कि इंटरव्यू में जो भी रहे उस पर मुझे ज़्यादा डिपेंड ना होना पड़े, मेरा सिलेक्शन मेंस से ही हो जाए। और यदि मैं सच कहूँ तो मेंस देने के बाद ही जब मैं रूम से बाहर निकली, पेपर जहाँ से हुआ मेरा, वहाँ से बाहर निकलते ही मुझे मन में कॉन्फिडेंस था कि अपना मेंस इस बार बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि 21 वाला मैंने लिखा था, उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था कि कैसा लिखा है, क्या लिखा है, बस ये था लिखा है। 23 वाले में काफ़ी चीज़ें मैंने एनालिसिस की और जिस हिसाब से मैंने पेपर लिखा, तो उसको मैं लिखते-लिखते मुझे समझ आ रहा था कि मैं सही लिख रही हूँ, गलत लिख रही हूँ। तो डेली आंसर राइटिंग बिल्कुल ज़रूरी है। आप अपने डेली रूटीन में से कम 2 घंटे जो है आंसर राइटिंग के लिए निकालिए। और अभी तो आपके पास स्कोप भी है, जो कृतिका मैडम जो डेली करवा रहे हैं उसका, तो आप ज़रूर इसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाइए, ताकि आपका टारगेट आप जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। जैसे हम देख रहे हैं, ये एक शेड्यूल है अपने पास। डे 1 में आपको पॉलिटी यदि देखी देखी जाए तो भारत का संविधान आपको डे 1 में करना है, और उसके आपके 6 क्वेश्चन्स आपको मिल जाएँगे, उनके आंसर मिल जाएँगे, उस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका मैं मानती हूँ। इसमें आपके 12 दिन में आपका लगभग पॉलिटी का सिलेबस कवर हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसे आप बिल्कुल बेझिझक होके इसे अपना सकते हैं, और इससे आपकी पॉलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ज़रूर। बिल्कुल, बिल्कुल। पेपर 4 में इस बार मेरे 92.25 मार्क्स आए। तो इसमें मैं स्ट्रैटेजी की यदि बात करूँ तो वही कि जो कोर बुक्स है उनका मैंने अच्छे से रट्टा मारा था। जैसे अपने याद करने वाला जो पोर्शन है, 50 नंबर का हिंदी का, ग्रामर का और 20 नंबर का इंग्लिश का। तो हिंदी वाले में मैंने राघव प्रकाश और नवीन हिंदी व्याकरण की जो बुक्स आती हैं वो दोनों पढ़ी है। पढ़ी नहीं, बहुत अच्छे से याद की है, मतलब टिप्स याद होनी चाहिए आपको लास्ट में कि ये चीज़ें आपके आँखों के सामने घूमनी चाहिए कि हाँ, इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, मुझे ये नई चीज़ें याद है। जैसा यदि मैं मेरा बताऊँ तो मैंने राघव प्रकाश जो है, उसको सबसे पहले तो पढ़ा। फिर 2-3 राउंड लगने के बाद मुझे ऐसे था कि यार मुझे ये चीज़ें बहुत हार्ड लग रही है। तो मैंने उसे A4 पेपर पर जो मुझे हार्ड लग रहा है, उसे अलग से नोट कर लिया कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मुझे हार्ड लग रही है। और फिर जो है बार-बार मैंने राघव प्रकाश को उठाने की बजाय वो चीज़ें पढ़ी जो मुझे हार्ड लग रही है। तो इससे मेरा वो पूरा पोर्शन अच्छे से तैयार हो गया। उसके अलावा जो कंपोज़िशन वाला पार्ट है, उसमें जो राइज़ वाले नोट्स हैं वो मेरे काफ़ी हेल्पफुल रहे। और मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी, चाहे मैं एक संक्षिप्तीकरण लिखूँ या एक पल्लवन लिखूँ या एक निबंध लिखूँ या लेटर लिखूँ या जो भी है। जैसे लेटर का जो फ़ॉर्मेट है, जितने भी लेटर हैं अपने हिंदी में, मैंने जहाँ मैं पढ़ती थी उन सब के फ़ॉर्मेट्स जो है वो A4 पेपर पे लिखे और चिपका लिए थे। तो डेली मैं जब भी पढ़ने बैठती उससे पहले सुबह-सुबह एक बार देख लिया कि हाँ, ये फ़ॉर्मेट है इसमें, क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं कि कहाँ आपको प्रतिलिपि देनी है, कहाँ आपको प्रतिलिपि नहीं देनी है, कहाँ हस्ताक्षर करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बार मुझे कन्फ्यूज़ करती थी। तो इसलिए मैंने उनको अपनी जहाँ मैं जिस टेबल पर मैं पढ़ रही हूँ उसके सामने लगा लिया और डेली उनको देखने का मेरा काम था। और इंग्लिश की यदि बात करें तो वही मैंने बीके रस्तोगी काफ़ी अच्छे से पढ़ी है। जो रटने वाला पोर्शन है वो उसके अच्छे रट्टे मारे हैं। और उसके अलावा जो लिखने वाला पोर्शन है उसकी भी मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी कि जो एसे है, जो इलैबोरेशन है, पैसेज है, इनकी डेली प्रैक्टिस एक ना एक चीज़ की जो लिखने वाले पोर्शन की, ताकि कुछ तो लाइनें हमें याद हो जाती है कि वहाँ जो इतना जब पढ़ते हैं अपने, तो कोई भी टॉपिक अपने सामने आ जाए, अपने कोई ना कोई लाइन याद आ जाती है और वहाँ हमें हेल्प रहती है। और यदि लेटर की बात करें इंग्लिश में, तो लेटर के भी फॉर्मेट्स हैं अपने-अपने अलग-अलग लेटर, चाहे एप्लीकेशन फॉर जॉब है, चाहे कंप्लेन लेटर है, बिज़नेस लेटर है, कोई भी लेटर हो। तो आप यही कीजिए कि जो आपको नहीं याद हो रहा है उसको आप अपने टेबल के सामने रखिए या साइड में कहीं भी शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको डेली देखिए। मेरे साथ लास्ट में ये हुआ कि
हिंदी और इंग्लिश दोनों मेरे अंगुलियों पर थी। जो मैं जब अपना पेपर था मेंस का, तो मैं सिर्फ़ एक A4 साइज़ का जो पेपर है वो लेके गई थी, जिसमें मैंने जो चीज़ें मुझे हार्ड लगती थी वो लिखा। और जब मैंने पेपर लिखा तो मुझे इतना ईज़ी लगा वो कि यार ये चीज़ें तो सारी मेरी पढ़ी हुई है, क्योंकि मैंने सारी जो पूरी बुक है उसके अच्छे से याद कर रखा था। तो आप ऐसे मत कीजिए कि मैंने इसका 2 बार रिवीज़न कर लिया, 3 बार रिवीज़न कर लिया, कोई काउंट कीजिए मत कि मैंने कितनी बार पढ़ लिया। बस आप पढ़ते रहिए जब तक आपको आपका टारगेट ना मिल जाए। चाहे आपने 10 बार पढ़ा हो, चाहे 20 बार पढ़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये है शेड्यूल है, ये 1 दिन का शेड्यूल है और ये शेड्यूल एक आइडियल शेड्यूल मैं मान सकती हूँ। जब आपको आपके जो टॉपिक है उसका हर पार्ट एक माइनर जो है छोटे-छोटे रूपों में आपको मिल रहा है। जैसे संधि में यदि बात करें तो एक सिर्फ़ दीर्घ और गुण संधि है। तो इसको आप जितने अच्छे से जितनी जगह से कवर कर सकते हैं उतनी जगह से कीजिए, ताकि आपके कम से कम इन 2 संधियों में कोई डाउट ना रहे। उसके बाद उपसर्ग है, मुहावरे हैं, इनका मतलब ये छोटे-छोटे इतना बाँट रखा है इसको इतने अच्छे से कि आप ये छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट के कब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पल्लवन जो है वो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, जो राइज़ कोचिंग है उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है तो मुझे इनका आइडिया है। ये जो लाइन्स है ये मैं याद करती थी इनकी। यही इंग्लिश में यदि बात करें तो ये छोटे-छोटे शेड्यूल में जो बाँट रखा है, इसको आप प्रॉपर फ़ॉलो कीजिए। आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा पेपर 4 का आपको आइडिया भी नहीं रहेगा और लास्ट में आपको ये लगेगा कि अरे! ये तो हो गया, बस इतना ही था। आरपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर ली है। तो ये है कि इस बार हमने देखा पेपर, जैसे कि अब वो चीज़ नहीं रही कि आप कुछ चीज़ों के रट्टे मार लिए आपने और आपका सिलेक्शन हो गया। इसके लिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स आप लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक के, उतने क्वेश्चन्स लिखिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स आप लिखेंगे, उतने आपको डायमेंशन्स प्राप्त होंगे। जितने ज़्यादा डायमेंशन्स प्राप्त होंगे, उतने आपके आंसर राइटिंग की स्किल बढ़ेगी। तो बस मेरा यही कहना है मेरे जो छोटे भाई-बहन हैं उनको, कि पैटर्न के हिसाब से पढ़िए और जैसा कि कृतिका मैडम जो है वो अलग-अलग पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चंस करवाती हैं, तो इन पर आप फ़ेथ रखिए आराम से और ये जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो कीजिए और साइड में भी आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिले, उसको लिखने में हिचकिचाइए मत कि यार आज तो मैंने 2 पेपर लिख लिए, कुछ नहीं होता। 2 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो, जब तक हमें हमारा लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, हम 100 पेपर भी लिख लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बस हमारा एक टारगेट है कि हमें अपनी जो रैंक है अपनी जो रिज़ल्ट है उसकी जो पीडीएफ आएगी उसमें अपनी रैंक चाहिए और वो भी ऐसी कि हमें दोबारा नाम ना लेना पड़े तैयारी का कि हाँ, मैं अब तैयारी करूँगा या करूँगी, है ना? तो यही मेरा है कि आप डेली आंसर राइटिंग जिसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट मान रही हूँ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने चाहे कितनी बार सिलेबस कर लिया हो, आप उतनी ही बार इसका पेपर आंसर कॉपी जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए, बिल्कुल मत थकिए, बिल्कुल मत हारिए। बस अपने पेन ऐसा इतना लिखें कि आपको याद ही ना रहे कि आपने कितने पेन खाली कर दिए, है ना? मेंस के आंसर की प्रिपरेशन पर आपने कैसे काम किया? तो आंसर की प्रेजेंटेशन पर कैसे काम किया? तो प्रेजेंटेशन की यदि मैं बात करूँ तो जैसा आरपीएससी हम देखते हैं कि एक ही एक टाइप की कॉपी देख के एग्जामिनर भी बोर हो जाता है कि यार ये क्या सेम सेम कॉपी आ रही है, उसी हिसाब से हमें एवरेज मार्क्स मिलते हैं। मैंने जो नया किया वो मैं बताना चाहूँगी। फ्लो चार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। उसके अलावा डायग्राम्स आप यूज़ करें। यदि जियो का पेपर है तो आप जियो में जितने ज़्यादा मैप बनाएँ इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड का उतना अच्छा है और आप मैप की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए कि आप विदिन 5 सेकंड्स आप जो है राजस्थान, इंडिया और जियो का राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड का मैप बना सकें। इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और उसके अलावा जब पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए। एक हम पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं कि पूरी लाइन लिख देते हैं। एक ऐसा लिखें कि उसमें से जो कीवर्ड है वो आप निकाल दीजिए साइड में, उसे मेन पॉइंट बनाइए, उसके अंदर लिखिए ताकि एग्जामिनर को अंदर वाला जो लाइन है वो पढ़नी ना पड़े, बस मेन पॉइंट है वो पढ़ा और आगे निकला। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो आप टेबल फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कीजिए कि एक साइड आपने कोई पॉइंट लिख दिया, उसके सामने आपने उसका विवरण कर दिया और उसके सामने उसके आपने एग्जाम्पल लिख दिए। और यदि बात करें तो जैसे कोई क्वेश्चन तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष उस पे आ गया, तो पक्ष और विपक्ष लिखने के लिए आप एक पेज को 2 भागों में बाइफरकेट कर सकते हैं ऐसे, एक इधर पक्ष और इधर विपक्ष। उसके बाद नीचे जो है आप आराम से आंसर जो है इसका लिख सकते हैं कि हाँ, ये आंसर है और ये आपके निष्कर्ष हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा साइड बॉक्स आप काम में ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपसे पूछी है और मान लो किसी कारण से आपको वो चीज़ पूरी नहीं आ रही, तो आप साइड में एक छोटा-सा बॉक्स बना के उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये चीज़ें हैं,
बाकी जो स्पेस बच रहा है उसमें आप अपनी बात लिखिए। ये कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए थे मेरे आंसर्स में, और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसकी मुझे काफ़ी हेल्प मिली, तभी मेरा सिलेक्शन इतनी अच्छी रैंक पे हुआ है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहेंगे? तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी RS 2023-24 के इंटरव्यू अभी स्टार्ट हो रखे हैं। तो इंटरव्यू में मैं जो मानती हूँ मेन चीज़, क्योंकि नॉलेज का आपका टेस्ट मेंस में हो चुका है। यदि आपने मेंस क्लियर किया तो इसका मतलब नॉलेज तो आपके पास है। पर उसे कैसे एक्सप्रेस करना है वो इंटरव्यू एक देखता है। यदि कोई इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप एक तो कॉन्फिडेंस, सबसे मेन चीज़ जो इंटरव्यू के लिए है वो है कॉन्फिडेंस। सेकंड जो मैंने किया था कि मैंने सॉरी इतने अच्छे से प्रिपेयर किया था कि सॉरी यदि मैंने 4-5 बार कंटिन्यू बोल दिया तो भी मुझे घबराहट नहीं होती थी कि यार मैंने सॉरी बोल दिया, क्योंकि सॉरी को मैंने एक आंसर की तरह प्रिपेयर किया था। इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमसे कैसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, क्योंकि हमारी एक लिमिट है तैयारी करने की। हम अपना डेस्क तैयार कर सकते हैं या अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तैयार कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर जो है सामने बोर्ड जो बैठा है उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसने सुबह से लेकर शाम तक जो अपनी ज़िंदगी में देखा है वो भी हमसे पूछ सकता है। तो आप बस मेन ये है कि अपना डेस्क तैयार कीजिए अच्छे से। उसके अलावा कॉन्फिडेंस रखिए खुद में कि आप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस ही इंटरव्यू की सबसे जो मेन बात है वो मैं मानती हूँ। उसके अलावा जो बोलने का फ्लो है आपका वो अच्छा होना चाहिए। आप वगैरह मतलब ऐसे वर्ड्स जो इनफॉर्मल वर्ड्स हैं वो ना यूज़ करें, आप बस फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करें। साथ ही बोलने का जो फ्लो है, फ्लुएंसी आपकी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बीच में अटक रहे हैं। और एक मैं ये बात बताना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसमें तो आप यदि फटाफट बोले जा रहे हैं और जो नहीं आ रहा है उसमें आप बीच में अटक गए ना, तो ये चीज़ कहीं न कहीं लैग करती है, इंटरव्यूअर को खटकती है कि यार ये मतलब रट्टे मार के आया है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बैलेंस्ड आंसर रखने की कोशिश कीजिए कि जो आ रहा है उसे भी मैं 2-5 सेकंड का पॉज़ लेके उसका आंसर करूँ, और जो नहीं आ रहा है उसे भी मैं 2-5 सेकंड का पॉज़ लेकर फिर सॉरी बोलूँ। ऐसे नहीं है कि उसने सामने से क्वेश्चन आया और हमने फटाफट सॉरी बोल दिया। ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि ये तो सॉरी बोलने के लिए तैयार बैठा है। तो ये चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए मेन। और बाकी यदि इंटरव्यू से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं कोशिश करूँगी उनके आंसर करने की। कई स्टूडेंट्स बहुत मेहनत के बाद भी फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाते, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने जो छोटे भाई बहन हैं मेरे जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप निरंतर प्रयास कीजिए, कंटिन्यूटी रखिए। हो सकता है एक बार हमारे साथ भगवान ना रहा हो या किसी हार्ड लक की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। हाँ, आप हिम्मत मत हारिए। जब तक आपकी 0.1% भी आपको उम्मीद है कि हाँ, मुझे करना चाहिए, तब तक आप कीजिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इंसान जब इतनी मेहनत करता है, अपना 100% देता है, तो बिल्कुल वो कहीं न कहीं ज़रूर सक्सेस होगा। हाँ, हो सकता है एक पहली बार में ना हो, दूसरी बार में ना हो, लेकिन तीसरी बार में ज़रूर होगा। और तीसरी बार में इतने अच्छे से होगा कि उसे आगे तैयारी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे मैंने पहली बार दिया, लेकिन मेरा सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, तो मैंने दूसरी बार किया। तो ये चीज़ें हैं, आप बस निरंतर प्रयास रखिए। हाँ, एक बार डिमोटिवेट जो हम फ़ील करते हैं, निराशा हाथ लगती है, लेकिन फिर भी आप इनसे थक कर बैठने की बजाय इनसे सीख लीजिए कि हाँ, मेरी इस बार ये कमियाँ रही है, अगली बार मैं इन कमियों को दूर करूँगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम जो है आपके फ़ेवर में रहेगा। बुक लिस्ट की यदि बात की जाए तो मेंस की बुक लिस्ट की यदि मैं बात करूं तो पेपर 1 में जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और 3 छोटे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी। हिस्ट्री की यदि बात करूं तो हिस्ट्री में राइज के नोट्स जो हैं राजस्थान हिस्ट्री के वो काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए। उसके अलावा जो 6th to 12th एनसीईआरटी है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब इनको पढ़िए, इनकी डेली आंसर राइटिंग कीजिए। इंडियन हिस्ट्री की यदि बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में आप प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत की जो बुक्स आती है नई एनसीईआरटी वो पढ़िए। उसके अलावा पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़िए, उन्हीं में आपका जो कोर है वो छुपा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार अभी हमने देखा कि 3-4 दिन पहले जो आरपीएससी चेयरमैन है उन्होंने कहा कि आप मूल किताबों को पढ़िए, तो मेरा फोकस भी ये रहेगा कि आप मूल किताबें पढ़िए और उसी के हिसाब से आंसर राइटिंग कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री की यदि बात करें तो एनसीईआरटी के साथ साथ अंशी बिश्नोई सर की एक बुक आती है वो आप पढ़िए। उसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो राजस्थान इकोनॉमिक्स पूरी राजस्थान सर्वे पर बेस्ड है। इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स जो है इंडियन इकोनॉमिक्स से सर्वे से हैं। उसके अलावा कुछ बजट के भी हैं। तो ये 2 चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा जो अपना सिलेबस के टॉपिक हैं उनको करंट अपडेट के साथ देखते रहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरी करंट पे बेस्ड होती है।
और वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो आप राइज के नोट्स उठाइए, उसके साथ आप जो गूगल है उसकी हेल्प लीजिए कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, IMF क्या कर रहा है, क्या बदलती वैश्विक परिदृश्य है, ये चीज़ें आप गूगल की हेल्प से कर सकते हैं। और थर्ड, यदि छोटे पेपर्स की बात करें तो सोशियोलॉजी में आप राइज के नोट्स लीजिए, उसके अलावा गूगल की हेल्प लीजिए, जो करंट अपडेट हो रहा है, बाल विवाह, तलाक, दहेज, इनमें जो भी करंट अपडेट हो रहा है आप उसको ऐड करते जाइए। मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी का यही है कि मैनेजमेंट भी आप एनसीईआरटी से कवर करें, 11th-12th के एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक है वहाँ से करें, और अकाउंटेंसी भी 11th-12th की एनसीईआरटी है वहाँ से ही कवर करें। आजकल आप देख रहे हैं कि ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आप जो एनसीईआरटी में पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं, एग्जाम न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए। सेकेंड पेपर की यदि बात करें तो उसमें इथिक्स, साइंस और जियोग्राफी सब्जेक्ट हैं। इथिक्स के लिए आप किसी भी एक कोचिंग के नोट्स लीजिए, उसके अलावा एथिक्स जो जितनी है आजकल अप्लाइड आने लग गई है, तो उसके लिए आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कर सकते हैं उतनी आंसर राइटिंग कीजिए, जिससे आपके दिमाग के जो सोचने और समझने की क्षमता है वो विकसित होगी। और उसके अलावा जो साइंस है उसके लिए आप एनसीईआरटी के साथ जो विजन की PT 365 की जो बुकलेट आती है वो पढ़िए, उसमें करंट अपडेट के लिए पूरा दिया हुआ है। और जियो की यदि बात करें तो जियो में राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड की जियो है, तो राजस्थान की जियो आप राइज के नोट्स पढ़ सकते हैं आराम से, और इंडिया जियो आप एनसीईआरटी से कवर करें, और वर्ल्ड जियो है वो भी आप एनसीईआरटी से आराम से कवर कर सकते हैं। पेपर थर्ड की बात करें तो पेपर थर्ड में पॉलिटी एंड IR, उसके अलावा पबेड, और उसके अलावा 3 छोटे सब्जेक्ट हैं, लो, बिहेवियर एंड स्पोर्ट्स एंड योगा। पॉलिटी के लिए राइज के नोट्स काफ़ी सफिशिएंट मुझे लगे। उसके अलावा IR के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, कि न्यूज़पेपर में जो भी करंट अपडेट चलता रहता है वो आप देखते रहिए, क्योंकि IR एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 2 महीने पढ़ के नहीं कर सकते। जब तक आपको भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनकी पूरी समझ नहीं हो जाती, तब तक आप IR को नहीं कर सकते। तो IR को आप अभी से, जब वैकेंसी नहीं आई तब से स्टार्ट कीजिए। जितना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अभी की जो न्यूज़ देखेंगे, उससे आपकी समझ बनेगी। उसके अलावा पबेड की यदि बात करें तो पबेड आप जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से कवर करें, उसमें साथ में राजस्थान पॉलिटी का भी पोर्शन है। राजस्थान पॉलिटी आप जनक सिंह मीणा की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है वहाँ से कीजिए। उसके अलावा राइज के नोट्स तो हैं। फिर स्पोर्ट्स योगा पूरा करंट अपडेट है, आप गूगल से कर सकते हैं। बिहेवियर आप राइज के नोट्स पढ़िए आराम से, उसके अलावा एनसीईआरटी जो है वो करिए। लॉ जो है, मैं यदि मेरी बात करूं तो लॉ मैंने ओरिजिनल एक्ट जो पढ़ के वो किया है, क्योंकि जो पेपर जिस सब्जेक्ट का जो पेपर है उसको उसी लैंग्वेज में जितना हम लिखेंगे उतनी हमारी हेल्प होगी। लॉ की यदि बात करें तो मैंने ओरिजिनल एक्ट पढ़े और ओरिजिनली उनकी लैंग्वेज याद की धाराओं के साथ। तो जितने ज़्यादा फैक्ट लिखेंगे और ओरिजिनल बातें लिखेंगे उतना ही एग्जामिनर को जो है आपकी कॉपी इजीली चेक करने में हेल्प मिलेगी। और हमें करना यही है कि एग्जामिनर बस हमारी कॉपी देखें, ज़्यादा अंदर जाके ना पढ़े। अंदर जाके पढ़ेंगे उनको टाइम लगेगा तो वो बोर हो जाएंगे। ऊपर से यदि उनको कॉपी पसंद आ गई तो आपकी कॉपी जो है बाकी आपके पहले जो जिसकी आपने कॉपी एग्जामिनर ने कॉपी चेक की उससे अलग लगेगी, और निश्चित रूप से आपको कुछ मार्क्स का फायदा होगा। ओके, थैंक यू। यदि अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मैम एक क्वेश्चन ये है मेरा कि आप जैसे अपना सिलेबस कर रहे थे तो आपने किन सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाना ज़्यादा उचित समझा फाइनल रिवीजन के लिए, मतलब एट द टाइम ऑफ आपको मेंस देना है तो उस टाइम किन सब्जेक्ट के नोट्स होना चाहिए या फिर सभी के होना चाहिए? नहीं, सभी के तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री के नोट्स आप फाइनल टाइम पे रिवाइज नहीं कर सकते, ना आप पॉलिटी के कर सकते हैं। मैंने जो किया वो इकोनॉमिक्स में तो मेन डाटा लिख लिया कि इस पॉइंट में मेन ये डाटा जो होते हैं इकोनॉमिक्स के वो याद करने, लास्ट टाइम देख के जाने। उसके अलावा बिहेवियर, ये जो छोटे सब्जेक्ट हैं इनके मैंने कीवर्ड्स में लिखा था। बिहेवियर मेरी 4 पेज में कंप्लीट थी, लॉ मेरी 4 पेज में कंप्लीट थी, ऐसे करके कीवर्ड्स में लिखे ताकि लास्ट में मुझे कुछ चीज़ नहीं याद आ रही है तो वो कीवर्ड्स देख लें हम और हमारा टाइम भी बचे। ये चीज़ कर सकते। और मैम जैसे आपका एक बार सिलेबस अच्छे से हो गया था तो फिर उसके बाद आपके मतलब प्रिपरेशन में क्या फियर रहता था कि मेरे में मतलब आंसर राइटिंग में मार्क्स कम आ रहे हैं या क्या, मतलब उस टाइम एक स्टूडेंट के थॉट क्या रहता था और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको? जैसे एक बार सिलेबस कवर हो गया तो पहली बार में हमें चीजें पूरी याद भी नहीं होती थी, तो जब भी पेपर आता तो मेरा बहुत बार पेपर छूट जाता था। तो मुझे ये था कि यार पेपर छूट रहा है अपना, कैसे कवर करें। फिर मैंने क्या किया, मैंने सिलेबस को 3-4 बार अच्छे से पढ़ा और धीरे धीरे मेरी समझ बनी और उससे मेरे पेपर पूरे कंप्लीट होने लग गए, और एंड में तो मेरे पेपर 10-15 मिनट पहले होने लग गए थे। और मैम जैसे सिलेबस हो जाने के बाद आप टेस्ट वगैरह दे रहे थे तो आप उसका एक
कितने घंटे आप रिवीजन पे देते थे और कितना घंटा एड ऑन या फिर कुछ और भी चीजें होती थी, या पूरा दिन ही रिवीजन पे रहता था? एक बार 2-3 बार जब हम सिलेबस कर लेते हैं, तब तो पूरा जो टाइम है वो रिवीजन में ही जाता है वैसे। बाकी जो भी टेस्ट सीरीज़ हमने ले रखी है, उसके हिसाब से वो रिवीजन का शेड्यूल बनता था। क्योंकि मुझे इस संडे को मान लो पेपर 3 लिखना है, तो पेपर 3 का मैंने 7 दिन जो 6 दिन का टाइम मिलता है, उसको इस हिसाब से डिवाइड कर लिया कि 6 दिन में मुझे 3 बार सिलेबस कवर करना है। वो अपने आप रिवीजन हो जाता था। ठीक है, थैंक यू। लास्ट में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, वो हम थोड़ा बात कर सकते हैं। जैसे पेपर 1 को जो मैंने कैसे किया था वो मैं बताती हूँ। जैसे जो 3 छोटे सब्जेक्ट हैं वो मैंने पहले किए, सबसे पहले तीनों छोटे सब्जेक्ट किए। उसके बाद इकोनॉमिक्स लिखी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सारे फैक्ट आते हैं, डायरेक्ट फैक्ट पूछते हैं, तो आप फटाफट वो लिख सकते हैं जो आपको याद आ रहा है। उसके बाद हिस्ट्री लिखें, क्योंकि हिस्ट्री में मार्क्स मोस्टली एवरेज ही मिलने होते हैं। आप कितना भी अच्छा लिख दें, आप मार्क्स आपको 1-2 का ही फर्क पड़ेगा, लेकिन यदि आपने हिस्ट्री पहले करने की कोशिश की तो आपका पीछे का पेपर छूट जाएगा। यदि सेकंड पेपर की बात करें तो मैंने जियो सबसे पहले की, क्योंकि जियो हम याद करके जाते हैं और वहाँ वैसा का वैसा ही पूछते हैं, हमें याद है तो हम लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। साइंस उसके बाद करें, क्योंकि साइंस में भी डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं, यदि हमें आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक बार हम स्किप कर सकते हैं, उसमें सोच के लिखने जैसा कुछ नहीं होता। फिर इथिक्स पे आए, ताकि इथिक्स में हम थोड़ा सोचने को टाइम भी लें, तो हमारा पहले का पेपर है वो कवर रहे पूरा। थर्ड पेपर में भी यही है कि पहले तीनों छोटे सब्जेक्ट करें, फिर पबेड करें और फिर पॉलिटी पे आए, ताकि पॉलिटी जो है वो एक लेंदी सब्जेक्ट है और साथ में हमें सोच के लिखने में जो है हेल्प देती है उसमें। तो सोचने का टाइम हम पहले वाले पेपर में जितना बचा लेंगे, उससे अपने पॉलिटी और आईआर लिखने में हेल्प होगी। और फोर्थ पेपर की यदि बात करें तो मैंने पहले 50 नंबर की हिंदी की ग्रामर की, फिर 20 नंबर की इंग्लिश की ग्रामर की, उसके बाद कंपोजिशन पार्ट उठाया और निबंध को मैंने सबसे लास्ट में रखा। और निबंध के लिए मैंने टाइम भी कम से कम 30 मिनट का सोच के रखा था कि 30 मिनट में आराम से निबंध लिखेंगे। और इतनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होने के बाद आप जितना सोचते हैं उस हिसाब से आपका पेपर भी हो जाता है। तो यही मेरा लास्ट में कंक्लूजन था। उसके अलावा मैं बस ये लास्ट में ये कहना चाहूँगी, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कि आप अपने आप में विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, अनुशासन में रहिए। जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक आप लगे रहिए, थके नहीं, हारे नहीं, निराश मत हो। एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।